हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 131 ए ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्कस करेंगे। मेनली ये कॉन्सेप्ट है क्रॉसिंग ऑफ चेक। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो व्यवहारिक तौर पे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। आप आम लाइफ में क्रॉसिंग ऑफ चेक सामान्यतः देखते हैं, तो डिस्कस करते हैं क्या है क्रॉसिंग ऑफ चेक। लेकिन स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन 6 से। मैंने मेरे बेसिक के लेक्चर में आपको पहले ही बताया था चेक क्या, सेक्शन 6 हमने डिस्कस किया है। देख लेते हैं एक मिनट जल्दी से। सबसे पहले चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है। मैंने आपको बेसिक में भी बताया था कि जैसे ही लॉ मेकर्स ने लिखा कि चेक इज बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेक में आ गए थे। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, always payable on demand, and it includes electronic check and truncated check की electronic image। तो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो स्पेसिफाइड बैंकर पे ही ड्रॉ होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, कभी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेक भी शामिल है और ट्रंकेटेड चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज शामिल है। इस डेफिनेशन के बाद हमारा आज का मेन डिस्कशन क्रॉसिंग ऑफ चेक, सेक्शन 123 से 131 ए क्रॉसिंग। जब आप सीए इंटरमीडिएट में पेइंग बैंकर और कलेक्टिंग बैंकर की लायबिलिटी पढ़ते हैं, तो उस केस में जितने इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं उनमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि चेक क्रॉस्ड था या नहीं। क्रॉस्ड था तो जनरली क्रॉस्ड था या स्पेशली क्रॉस्ड था। तो क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग इज डायरेक्शन गिवन बाय ड्रॉर ऑफ चेक। एक डेटर जो अपने क्रेडिटर को चेक देता है वो ड्रॉर। डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है टू द ड्रॉई बैंक। वाई ड्रॉई बैंक? हमने अभी देखा चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। चेक के केस में हमेशा ड्रॉई जो होता है वो बैंक होता है, पेयर जो होता है वो बैंक होता है। तो डायरेक्शन गिवन बाय द ड्रॉर टू द बैंक नॉट टू पे चेक एट काउंटर। उस चेक का पेमेंट कभी भी कैश में नहीं करना है। नॉट टू पे चेक एट काउंटर ऑफ बैंक बट टू पे टू अ पर्सन हु प्रेजेंट्स इट थ्रू बैंकर। यानी जो व्यक्ति प्रेजेंट करे उस चेक को थ्रू बैंकर, यानी उसके बैंक अकाउंट में ही चेक डिपॉजिट होना हो, देन इट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ऑफ चेक। यानी सिंपली स्पीकिंग क्रॉसिंग ऐसी डायरेक्शन है जो चेक के ड्रॉर ने बैंक को दी है कि इस चेक का पेमेंट जो है वो नगद में ना किया जाए बल्कि इसका पेमेंट किसी न किसी व्यक्ति के अकाउंट में किया जाए। दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ऑफ चेक। नाउ क्रॉसिंग के बाद हम डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो डिस्कशन जो है उसमें 4 प्रकार की क्रॉसिंग्स हैं। पहला जनरल क्रॉसिंग, दूसरा स्पेशल क्रॉसिंग, तीसरा नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग और चौथा अकाउंट पे क्रॉसिंग। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, थ्रू एग्जांपल्स भी समझेंगे। टाइप्स में सबसे पहला जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग क्या? जब आप किसी चेक पे 2 पैरेलल ट्रांसवर्स क्रॉस लाइन ड्रॉ करें, देन इट इज कॉल्ड एज जनरल क्रॉसिंग। इस जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ और सिर्फ आप पैरेलल ट्रांसफर लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन इन पैरेलल ट्रांसफर लाइंस के अंदर या ऊपर कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग क्या? 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइंस आर ड्रॉन एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, सामान्यतः हम ये समझते हैं कि अगर चेक को क्रॉस कर दिया तो वो चेक एंडोर्स नहीं हो पाएगा। ये रॉन्ग है, ये मिसकंसेप्शन है। जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो अगर किसी भी चेक पे 2 क्रॉस लाइंस रहती हैं तो ऐसे केस में बैंकर उसको अकाउंट पे ही क्रॉसिंग ही मानता है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 4 अलग अलग प्रकार की क्रॉसिंग्स हैं। जनरल क्रॉसिंग का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि इसका पेमेंट कैश में नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में होना चाहिए। तो हमारा अब डिस्कशन ये है कि क्या चेक जनरली क्रॉस हो
तो क्या वो एंडोर्स हो सकता है? द आंसर इज यस, वो एंडोर्स हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। मिस्टर बी डेटर हैं, मिस्टर ए क्रेडिटर। मिस्टर बी डेटर ने अपने क्रेडिटर ए को एक चेक इशू किया और वो चेक जनरली क्रॉस्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मिस्टर ए जो हैं वो बी के बैंक, जहां पे बी का अकाउंट है वो कहलाएगा पेइंग बैंकर, क्योंकि चेक इशू बी ने किया है। बी का जो बैंक है वो जिस भी बी का जो बैंक अकाउंट है वो जिस भी बैंक में है वो बैंक पेइंग बैंकर कहलाएगा। और क्या ये पेइंग बैंकर मिस्टर ए को कैश पेमेंट कर सकता है? द आंसर इज नो। रीजन, चेक जो है वो क्रॉस्ड है। लेकिन अगर मिस्टर ए उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करे, मिस्टर ए का जहां पे भी बैंक अकाउंट है वो बैंकर कलेक्टिंग बैंकर कहलाएगा। ये प्रेजेंट करेगा चेक को पेइंग बैंकर के यहां से और पेइंग बैंकर इसे पेमेंट करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग, कि ट्रेस हो जाती है कोई भी ट्रांजैक्शन। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर मिस्टर ए उसे अपने बैंक अकाउंट में जमा न करें बल्कि अपने क्रेडिटर सी को एंडोर्स करें, तो क्या मिस्टर ए अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इवन दो इट इज अ क्रॉस्ड चेक, it is indication to the bank that it should be paid into bank account of someone, but not necessarily to the person to whom it is drawn. तो ऐसे केस में सी को ये चेक एंडोर्स किया जा सकता है, लेकिन सी बैंक से कैश कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सी को अपने अकाउंट में ही इसको डिपॉजिट करना होगा। दैट इज सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, जो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस थी उन लाइंस के बीच में किसी बैंक का नाम भी लिखा जाता है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये चेक जो है वो उसी व्यक्ति के खाते में पे होगा जहां पे उस स्पेसिफाइड बैंक में अकाउंट हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर बी डेटर है मिस्टर ए के। बी ने ए को चेक इशू किया, लेट अस सपोज दिस इज चेक, और यहां पे एक इंडिकेशन दिया गया जब दो क्रॉस लाइन खींची, तो ये तो हुआ जनरल क्रॉसिंग। लेकिन इन क्रॉस लाइंस के बीच में बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख दिया गया, ये हो गया स्पेशल क्रॉसिंग, क्योंकि यहां पे एक इंडिकेशन है कि उसी व्यक्ति के अकाउंट में ये चेक क्लियर होना चाहिए जिसका कि अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को चेक इशू किया और क्रॉसिंग करके लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। अब मिस्टर ए जो हैं वो ये चेक तब ही क्लियर कर पाएंगे जब उनका बैंकर जो है वो बैंक ऑफ इंडिया हो। पर मुद्दा यह आता है कि क्या स्पेशल क्रॉसिंग के बाद ये चेक फर्दर एंडोर्स हो सकता है या नहीं। देखें, मिस्टर बी डेटर थे मिस्टर ए के, ए को चेक दिया गया, चेक में किसी बैंक का नाम इंडिकेट किया गया है। मिस्टर ए इसे एंडोर्स कर सकते हैं, तो मिस्टर ए ने एंडोर्स किया मिस्टर सी को, मिस्टर सी ने एंडोर्स किया मिस्टर डी को। अब मिस्टर डी चाहते हैं इस चेक को क्लियर करवाना, लेकिन यहां पे शर्त यह है कि मिस्टर डी जो है उनका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि इस स्पेसिफाइड बैंकर का नाम मेंशन्ड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। अब मिस्टर डी के सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो उससे ऐसे अकाउंट में क्लियर कर ले जो ऑलरेडी उनका बैंक ऑफ इंडिया के साथ है, या फिर मिस्टर डी चाहें तो बैंक ऑफ इंडिया से नया अकाउंट ओपन करके इसे क्लियर करवाएं। कैश में पेमेंट नहीं होगा क्योंकि क्रॉसिंग थी, लेकिन नाम स्पेसिफाइड था बैंक का, तो जनरल से ये स्पेशल में टर्न हो गया है। स्पेशल क्रॉसिंग में कैश नहीं मिलेगा, किसी भी जनरल खाते में ये चेक क्लियर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट में ये क्लियर होगा
जो उस स्पेसिफाइड बैंकर के साथ ओपन किया गया है। हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बेसिक में हमने देखा था कि इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। इसका एक्सेप्शन था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स को बेटर टाइटल मिलता है इवन दो द टाइटल ऑफ प्रायर पार्टी इज डिफेक्टिव। लेकिन यदि चेक को नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग किया गया तो ऐसे केस में सक्सीडिंग पार्टी का टाइटल प्रायर पार्टी से गुड नहीं हो सकता। यानी अगर प्रायर पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव है तो सक्सीडिंग पार्टी का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा, भले चाहे सक्सीडिंग पार्टी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर बी डेटर हैं ए की, ए को एक चेक इशू किया। मिस्टर ए का चेक जो है वो स्टील कर दिया मिस्टर सी ने, और मिस्टर सी ने ए की सिग्नेचर फॉर्ज करके इसे एंडोर्स कर दिया मिस्टर डी को। हमारे इस एग्जाम्पल में मिस्टर डी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अगर ये एक नॉर्मल चेक होता तो ऐसे केस में मिस्टर डी का बेटर टाइटल होता इवन दो द टाइटल ऑफ प्रायर पार्टी इज डिफेक्टिव। यहां पे मिस्टर सी का टाइटल जो है वो डिफेक्टिव टाइटल है, लेकिन फिर भी मिस्टर डी का टाइटल गुड होता। लेकिन अगर बी ने ये जब चेक इशू किया था मिस्टर ए को, तब इस चेक में दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ड्रॉ करने के बाद इसमें लिख दिया नॉट नेगोशिएबल। जैसे ही नॉट नेगोशिएबल लिखा, ये इस बात का इंडिकेशन है कि सक्सीडिंग पार्टी का टाइटल प्रायर पार्टी से अच्छा नहीं हो सकता। तो यहां पे अगर सी का बैड टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल है, और उन्होंने ये एंडोर्स कर दिया मिस्टर डी को, तो इवन दो मिस्टर डी इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, बट देन टू द टाइटल ऑफ मिस्टर डी इज नॉट बेटर देन टाइटल ऑफ सी, यानी सी का टाइटल डिफेक्टिव। तो ऐसे केस में मिस्टर डी का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा, क्योंकि ये क्रॉसिंग थी नॉट नेगोशिएबल। अब तक हमने 3 क्रॉसिंग डिस्कस की। पहली क्रॉसिंग थी जनरल क्रॉसिंग, उसमें भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक एंडोर्स हो सकता था। दूसरी क्रॉसिंग हमने पढ़ी स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें किसी न किसी स्पेसिफाइड बैंकर का नाम रहता था, वो भी एंडोर्सिएबल था, वो भी एंडोर्स हो सकता था, ट्रांसफर हो सकता था। तीसरी क्रॉसिंग हमने पढ़ी नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में भी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोर्स या ट्रांसफर हो सकता है। हमारा लास्ट डिस्कशन जो है वो है अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग को रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग भी कहा जाता है, और इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग में जो चेक है उसमें 2 पैरेलल ट्रांसफर लाइन खींची, तो ये जो ट्रांसवर्स लाइन है ये एक चेक को जनरली क्रॉस चेक बनाती है। लेकिन जब यहां पे अकाउंट पे लिख दिया, तो अकाउंट पे लिखने के बाद ये जो क्रॉसिंग हो गई, ये अकाउंट पे क्रॉसिंग हो गई, और अब ऐसे केस में जिस पार्टी के पास ये चेक है वो उसे फर्दर एंडोर्स नहीं कर सकता। उसी व्यक्ति जिसके नाम से ये ड्रॉन है उसे अपने बैंक अकाउंट में क्लियर करवाना होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर बी ने, जो कि डेटर हैं मिस्टर ए के, चेक इशू किया मिस्टर ए को, और चेक जो है वो है अकाउंट पे क्रॉस्ड। ऐसे केस में क्या मिस्टर ए को कैश मिल पाएगा? द आंसर इज नो। क्रॉसिंग है, इंडिकेशन है एक बैंकर को कि सिर्फ और सिर्फ किसी के अकाउंट में ये चेक क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही वर्डिंग्स लिखी अकाउंट पे, तो ऐसे केस में मिस्टर ए क्या मिस्टर सी को एंडोर्स कर सकते हैं? नहीं, ये चेक अब एंडोर्सेबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को अपने किसी बैंक अकाउंट में इसे क्लियर करवाना होगा। अब मुद्दा यह है कि क्या कोई जनरली क्रॉस्ड चेक स्पेशल क्रॉसिंग में या स्पेशली क्रॉस्ड चेक नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में कन्वर्ट हो सकता है? द आंसर इज यस। लेट अस सपोज मिस्टर बी ने ए को एक चेक इशू किया,
जो क्रॉस्ड नहीं है। लेकिन जब मिस्टर ए मिस्टर सी को ये चेक एंडोर्स कर रहे हैं तो उस समय मिस्टर सी ने इस चेक पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ कर ली। अब ऐसे केस में इनिशियली ये चेक एक जनरल चेक था, बाद में ये जनरली क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ लेट अस सपोज मिस्टर सी जब डी को इसे एंडोर्स कर रहे हैं उस समय ये क्या किसी बैंक का नाम लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। ऐसे केस में जनरली क्रॉस्ड चेक को किसी सक्सीडिंग पार्टी ने स्पेशली क्रॉस्ड चेक में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इसे नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग में या अकाउंट पे क्रॉसिंग में भी बाद में कन्वर्ट करा जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी चेक पे दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन है, साथ ही साथ किसी बैंक का नाम भी है, स्पेशली क्रॉस्ड हो गया, क्या इसके बाद या इसके अलावा हम नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग भी लिख सकते हैं क्या? यस। इसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात, दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन है, जनरली क्रॉस्ड चेक है, सिर्फ अकाउंट में ही पैसा मिलेगा, किसी को भी कैश नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमने बैंक ऑफ इंडिया लिखा, इसका मतलब ये स्पेशली क्रॉस्ड है। अब कैश तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी व्यक्ति के खाते में क्लियर होगा जिस व्यक्ति का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है। लेकिन साथ ही साथ नॉट नेगोशिएबल भी लिखा है, तो सक्सीडिंग पार्टी का टाइटल जो है वो बेटर नहीं होगा देन द टाइटल ऑफ प्रायर पार्टी। तो ऐसे ही सारे क्यूमुलेटिव इंपैक्ट्स आ सकते हैं। इसमें हम अकाउंट पे ही क्रॉसिंग लिख देंगे अगर बैंक ऑफ इंडिया के अलावा। तो ऐसे केस में अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को चेक इशू किया जो क्रॉस्ड है, कैश नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया का नाम है, सिर्फ बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मिलेगा, अकाउंट पे ही लिखा है, अब फर्दर एंडोर्स भी नहीं हो सकता, मिस्टर ए को ही मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, अकाउंट में क्लियर होगा, वो भी उनका अकाउंट जो बैंक ऑफ इंडिया में होगा। नहीं हो तो ओपन कराएं आप अकाउंट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन था बच्चों, वो क्रॉसिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग था। सेक्शन 123 से लेके 131A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कवर होते हैं। इसके अलावा ये जो कंसेप्ट है अब कंबाइंड मैनर में सेक्शन 85, सेक्शन 131 यानी कि लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंकर, बैंक्स कब लायबल होंगे कब नहीं लायबल होंगे, ये काम में आएगा। और उन सारे कंसेप्ट्स को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।